नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज राजस्थान जियोग्राफी का अपने छठा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा कि जो राजस्थान है उसका भौगोलिक स्वरूप देखा और उस भौगोलिक स्वरूप में अपने राजस्थान को जो है 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग था पश्चिमी मरुस्थल। पहला था पश्चिमी मरुस्थल, जिसे अपन ने बोला था थार का मरुस्थल। ठीक है जी। दूसरा पार्ट था अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ या अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसे अपने बोल देते हैं। थार मरुस्थल था जो 33 सागर का अवशेष था। अरावली की पहाड़ियाँ थी वो क्या थी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। ठीक है। तीसरा था अपन ने पूर्वी मैदान जो थे। पूर्वी मैदान जो थे वो किसका हिस्सा थे, जो गंगा और यमुना जो नदियां थी उनके द्वारा जो मिट्टी लाई गई उनका हिस्सा थी। ठीक है जी। उसके बाद अपने देखें चौथा पार्ट था वो था दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे अपने बोल देते हैं, जो क्या था, गोंडवाना लैंड थी जो उससे ज्वालामुखी के जो अवशेष थे, ज्वालामुखी जो थे, ज्वालामुखी का लावा था उससे बना था, लावा से निर्मित थी। तो ये 4 जो है अपन ने इसको बांटा 4 अलग अलग भौतिक प्रदेशों में। तो आज अपने सबसे पहले थार के मरुस्थल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना है थार का मरुस्थल। ठीक है जी। अब थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे अपने बोलते हैं, या पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है। इसको देखें तो थार के मरुस्थल का टोटल जो है भाग में से 62% भाग जो है वो है भारत में स्थित। टोटल थार का मरुस्थल है उसका 62% हिस्सा भारत में स्थित है और जो 38% हिस्सा है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। तो कोई अपने से पूछे कि थार का मरुस्थल का विस्तार भारत में कितना है, तो टोटल थार के मरुस्थल का 62% हिस्सा जो है वो भारत में है और 38% हिस्सा जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है। फिर बात करें कि ये जो 62% है इसमें जो है 61.11%, इस 62% में से भी 61.11% सिर्फ कहाँ है, राजस्थान में। थार का मरुस्थल पूरे भारत में 62% हिस्सा थार के मरुस्थल का है, जिसमें से 61.11% सिर्फ कहाँ है, राजस्थान में। और बाकी 0.89% जो रहा वो कहाँ का है, वो है गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में। तो 0.89% जो है वो थार का मरुस्थल है गुजरात, पंजाब और हरियाणा में, और 61.11% जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। कई बार अगर अपने को ये 60% लिखा हुआ राउंड फिगर में भी मिल सकता है, तो ये भी आंसर अपना सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान में जो 61.11% जो थार के मरुस्थल का विस्तार है उसका लगभग एरिया जो है वो कितना है, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है थार का मरुस्थल जो एकला कवर करता है। अब अपने देखें कि टोटल राजस्थान का एरिया कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, टोटल राजस्थान का एरिया है। इसमें से 2,09,042 वर्ग किलोमीटर जो एरिया कौन लेके जा रहा है, सिर्फ जो थार का मरुस्थल है वो। तो लगभग कितना बचा, लगभग ये बच गया 1,33,000 जो है, 1,33,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो बाकी बचता है। बाकी जो सारा एरिया किस में आ रहा है, वो थार के मरुस्थल में आ रहा है। तो सबसे बड़ा भूभाग किसका है राजस्थान में, थार के मरुस्थल का। लेकिन इसमें जो जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है,
सिर्फ 40%। मतलब जो टोटल एरिया है उसका जो है पूरे राजस्थान के टोटल एरिया में से ज़्यादातर भूभाग किसका है? थार के मरुस्थल का। लेकिन आबादी कितनी रहती है? सिर्फ उसमें 40%। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो आबादी के हिसाब से जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है। कारण कि ज़्यादातर भूभाग में राजस्थान के क्या है? जो थार का मरुस्थल है, और वहाँ सिर्फ रहता कितने लोग हैं? 40% लोग। तो बाकी जो बचा हुआ भाग है जिसमें मरुस्थल नहीं है, वो उसमें जो है 60% जनसंख्या अपनी रहती है। तो थार का मरुस्थल जो है वो डेमोग्राफी का ये क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए कि थार का मरुस्थल है वो क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो थार का मरुस्थल है उसमें राजस्थान के 12 ज़िले आते हैं। टोटल ज़िले कितने हैं? 33 में से 12 ज़िले जो हैं राजस्थान के वो थार के मरुस्थल में आते हैं। वो कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इसमें कुछ पार्ट अरावली में भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो है वो डेजर्ट एरिया है, थार का मरुस्थल में ही है। झुंझुनू, फिर अपने देखें तो नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, ये जो 12 एरिया हैं, 12 ज़िले हैं, ये किस में आते हैं? अपने थार के मरुस्थल में आते हैं। थार का मरुस्थल भी 2 टाइप में बांटा हुआ है। एक तो जो है पूर्ण रूप से मरुस्थल है, जो एक तो है पूर्ण रूप से मरुस्थल। टोटल मरुस्थल एरिया कितना था? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। इसमें से जो लगभग 1,75,000 है वो पूर्णतः जो है किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, पूर्णतः क्या है? शुष्क जिसे कह दें, या पूर्ण रूप से जो है मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल की क्या खासियत है वो देखते हैं अपने। थार का मरुस्थल जो है विशेषता इनकी देखें। थार के मरुस्थल की विशेषता अपने देखें तो ये क्या है? ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या का, जहाँ भी मरुस्थल है उन मरुस्थलों में से राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है यहाँ, लेकिन विश्व में जहाँ भी जो है मरुस्थल है उन मरुस्थलों में से सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ है? थार के मरुस्थल में है। और सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो भी कहाँ है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में जो डेजर्ट एरिया है या मरुस्थलीय एरिया है उनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? तो थार के मरुस्थल में। और वो कहाँ है? उसका 61.11% हिस्सा कहाँ है? वो राजस्थान में अपने। ठीक है, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, मतलब अलग अलग तरह के जैविक जो विविधताएँ यहाँ पाई जाती हैं, जैव विविधताएँ यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है जी, आगे चलें। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो ऋतु चक्र नियंत्रित करता है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो ऋतु चक्र नियंत्रित करता है वो कौन करता है? थार का मरुस्थल करता है। कौन? थार मरुस्थल। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत और भारत के पड़ोसी देश जैसे भूटान,
बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश में जो ऋतु चक्र है, मतलब गर्मी सर्दी का आना, ये कौन नियंत्रित करता है? ये थार का मरुस्थल। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। देखो तीसरा और इम्पोर्टेंट काम इसका क्या है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उप महाद्वीप है जो, उसमें जो मानसून को भी ये आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो थार के मरुस्थल की 3 विशेषता हुई। पहली क्या हुई? ये सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है मरुस्थलीय एरिया है, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ये ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में ये मानसून को भी आकर्षित करता है। कैसे करता है वो देखते हैं अपने। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसमें, जो इसने कहा कि मानसून को आकर्षित करता है। तो क्या ये है अपना राजस्थान, इंडिया के मैप में ये क्या है अपना राजस्थान। ये कहाँ स्थित है? पूरे भारत के उत्तर पश्चिम में, सही है। अब ये क्या है? अरब सागर। और यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब क्या है? यहाँ क्या है? गर्मी बहुत पड़ती है। जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है? गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी अत्यधिक रहती है। राजस्थान में गर्मी अत्यधिक रहती है। अब गर्मी अत्यधिक रहने से क्या होगा कि यहाँ का जो वायुदाब है, राजस्थान में जो वायुदाब है वो क्या रहता है? निम्न रहता है। वायुदाब क्या रहता है? निम्न रहता है। अब जो वायुदाब निम्न रहने के कारण जो है ये पूरा राजस्थान जो है, और ख़ास करके इसमें पश्चिमी जो भाग है वो क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ से हवाएं चलेंगी, समुद्र से हवाएं चलेगी, कहाँ चलेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। और जब ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है तो ये जब निम्न वायुदाब वाले एरिया में पहुँचती है तो इस कारण क्या है? यहाँ बारिश होती है। पूरे भारत में इस कारण क्या होती है? बारिश होती है। और इसी को अपने क्या बोल देते हैं? मानसून। तो इसलिए कहते हैं कि पूरे जो भारतीय महाद्वीप में है, जो इसी थार के मरुस्थल के कारण क्या होती है? जो है बारिश होती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, और इससे क्या है? यहाँ अपने जो है मानसून आ जाता है और बरसात पूरे भारत में होती है और भारत महाद्वीप में भी होती है। ऐसा ही एक और है जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, वो कहाँ है? वो यहाँ जो है तिब्बत में, तिब्बत का जो पठार है, यहाँ भी क्या है? एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न वायु, ये भी क्या है? मानसून को आकर्षित करता है। तो 2 वायुदाब के क्षेत्र हैं भारतीय महाद्वीप में। एक कहाँ है? थार का मरुस्थल जहाँ राजस्थान अपना है, और दूसरा तिब्बत का पठार, ठीक है। अब क्या हुआ? मानसून ने इसने अट्रैक्ट किया। अब अपन ने देखा है कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बरसात भी ज़्यादा होती है, और जब बरसात ज़्यादा होती है तो सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु आई, बरसात आई, सर्द ऋतु आई, तो ये किस कारण हो रहा है? ये इसी निम्न दाब के क्षेत्र के कारण हो रहा है, जिससे मानसून आता है, बरसात होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो थार का मरुस्थल है वो जो है ऋतु चक्र को भी नियमित करता है, साथ में मानसून को भी आकर्षित करता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है जो अपना क्या कहते हैं इसे, ये थार का मरुस्थल है जो, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। 3 बातें होगी, 3 विशेषता होगी। चौथी विशेषता, यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी मिलती है? रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ मिलती है, जिसे क्या बोल देते हैं? एंटीसो। इसे क्या बोल देते हैं? एंटीसो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीसोल कहाँ पाई जाती है? वो कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल में, ठीक है। फिर पूछ लेता है
थार के जो मरुस्थल है वहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है? थार के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अपने क्या लिखेंगे? कौन सी, सॉरी, वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति, कौन थार के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी? तो अपन ने बता दी रेतीली बलुई मिट्टी है, वनस्पति पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट, या हिंदी में देखें तो मरुदबिद। मरुदबिद। तो थार के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुदबिद या जीरोफाइट, जिसे अपने बोल देते हैं। ठीक है। अब थार के मरुस्थल का ढाल देखें अपने, तो ये इस टाइप से, राजस्थान का जो मैप है, तो ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। तो जो ढाल है वो इस टाइप से है। लूनी नदी इस टाइप से यहाँ फ्लो करती थी। तो थार के मरुस्थल का ढाल कोई अपने से पूछे, तो अगर खाली एक एक दिशाएं दी हुई है, तो इसका जो ढाल था वो कहाँ से था? ये इस टाइप से है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है। तो इसका ढाल था उत्तर से लेकर जो है दक्षिण की साइड। उत्तर से दक्षिण जो है लूनी नदी का या थार के मरुस्थल का ढाल था। अगर दो दो दिशाएं दी हो तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार था। ये भी इसकी खासियत है। तो अपन ने 6 खासियत देखी। पहली, ये सर्वाधिक जैव विविधता का और जनसंख्या का एरिया है विश्व में, थार के मरुस्थल में। मरुस्थलीय एरिया का जो है, फिर ये ऋतु चक्र को भी जो है ये नियमित करता है। ये मानसून को भी आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण ऋतु चक्र और ये जो है बारिश दोनों को, जो मानसून को, दोनों को आकर्षित करता है। फिर मिट्टी कौन सी मिलती है? एंटीसोल या रेतीली बलुई मिट्टी। लूनी नदी का जो है वो ढलान कहाँ से है? उत्तर से दक्षिण की तरफ या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। और थार के मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी होती है? मरुदबिद वनस्पति पाई जाती है। ठीक है जी, आगे देखें। आगे बात करें अपने, जो थार का मरुस्थल है वो क्या है? उसको एक जो है उसका भी आगे वर्गीकरण करें अपने, तो एक 25 mm जो है 25 सेमी वर्षा की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। पहला जैसे ये लिखा हुआ है रेतीला शुष्क प्रदेश, पहला रेतीला। ये कौन सी लाइन है जो अपन ने बनाई है? ये 25 सेमी वर्षा की लाइन है जो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। पहला कौन सा? रेतीला शुष्क प्रदेश, जो एकदम ही शुष्क है, सूखा है। और दूसरा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और ये अर्ध शुष्क कहाँ खत्म होगा? अरावली से पश्चिम की साइड तक ये चलता है। तो 25 सेमी वर्षा रेखा अगर कोई पूछे, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। जो उस 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसके पश्चिम का एरिया जो है वो शुष्क प्रदेश कहलाता है, और जो उसके पूर्वी साइड का हिस्सा है वो क्या कहला देता है? अपना अर्ध शुष्क हिस्सा चलाता है। और एक 10 सेंटीमीटर की लाइन, 10 सेंटीमीटर वर्षा की लाइन जो है वो जैसलमेर से सिर्फ गुजरती है, जो रेड क्लिफ रेखा के समांतर भी। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में कि कौन सी जो है 10 सेंटीमीटर जो रेखा है वो कौन सी रेखा के समांतर जा रही है? तो रेड क्लिफ रेखा के। भारत पाकिस्तान में जो है अलग करने वाली रेखा कौन सी है? ये 10 सेंटीमीटर की रेखा है। भारत पाकिस्तान या जैसलमेर से अलग होंगे, तो ये जो है 10 सेंटीमीटर रेखा की बात हुई। ठीक है। और 50 सेंटीमीटर रेखा जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो ये 50 सेंटीमीटर की रेखा होगी अरावली के पास से। ये कौन सी होगी? 50 सेंटीमीटर की रेखा। ये कौन सी होगी? 50 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर की।
तो ये राजस्थान को दो भागों में बांट दिए, एक ये रहा इधर और एक अरावली से इधर का हिस्सा। तो ये 50 सेंटीमीटर हिस्सा जो है वो रेखा जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और कोई पूछे कि अरावली के समांतर रेखा कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो। तो अब अगर अपने यहाँ देखें तो दो तीन रेखाएं होगी, ये होगी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो सिर्फ कहाँ होगी, जैसलमेर में। फिर ये होगी अपनी कौन सी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जिसने क्या करा, थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा। पश्चिमी वाला हिस्सा कौन सा था, शुष्क, और इसके जो पूर्वी हिस्सा था वो क्या था, अर्ध शुष्क। ठीक है जी। फिर क्या था, एक रेखा गई 50 सेंटीमीटर की अरावली के समांतर। तो अरावली के समांतर रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर की रेखा। और ये राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, एक इधर वाला हिस्सा ये रहा और एक इधर वाला हिस्सा ये रहा। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। तो आप 40 सेंटीमीटर की रेखा उसमें लिख सकते। तो 50 सेंटीमीटर से इधर इधर जो होगा वो पूर्वी सीमा को निर्धारित कर देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हममादा क्या होता है, आगे देखते हैं। हममादा क्या होता है, हममादा को अपने बोलते हैं बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो ये कहाँ है, ये एक इस टाइप से त्रिभुज सा बनता है, आपने देखें तो इस हिसाब से त्रिभुज सा बनता है इस हिसाब से। तो इधर जैसलमेर का जो है पोखरण आ जाता है, जैसलमेर का पोखरण आ जाता है। इधर जो है ये जोधपुर का फलोदी आ जाता है। और यहाँ जो है, यहाँ ये कौन सा है, बाड़मेर का बालोतरा आ जाता है। तो यहाँ क्या है, जो मिट्टी है वो चट्टानों के रूप में है, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, हममादा क्षेत्र। काफ़ी बार पूछा गया है हममादा क्षेत्र कौन कौन सा आ रहा है, इसमें कौन सा, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। अगर इनके अंदर के जो है जो जगह पूछे तो जैसलमेर का पोखरण, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का जो बालोतरा है, ये तीनों जो है ये मिलकर जो है हममादा क्षेत्र बनाते हैं। अब ये चट्टानों से मिलके बने हुए हैं, तो चट्टानें कौन सी, जो बालू मिट्टी थी वो चट्टानों के रूप में वहाँ पे है। तो वहाँ एकदम बालू के जो है वो टीले नहीं है, तो इसलिए इस एरिया को क्या बोला, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र बोला। अब यहाँ क्या है, चट्टानों के टाइप में मिट्टी है, तो ये एरिया क्या है कि गर्म बहुत ज़्यादा होता है, एरिया क्या है, गर्म ज़्यादा होता है। और गर्म ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ जो है सौर ऊर्जा की जो संभावना क्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एरिया पथरीला है, जब गर्मी पड़ती है तो पत्थर गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी कारण यहाँ सोलर एनर्जी जो है उसकी संभावना बहुत अधिक है। और इसी हममादा क्षेत्र में जो है क्या बनाई गई, सेज। इसका मतलब सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन सही है। सेज का यहाँ जो है इस्टेब्लिश की गई, और सेज की स्थापना किसने की, अक्षय ऊर्जा निगम ने। किसने स्थापना की, अक्षय ऊर्जा निगम ने। और इसी अक्षय ऊर्जा निगम का नाम क्या है, और नाम से ही बोल सकते हैं इसे, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम, ऊर्जा विकास निगम। ठीक है, अक्षय ऊर्जा का दूसरा नाम भी क्या है, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम। ठीक है, कुछ और बेसिक देखना चाहें तो जो अक्षय ऊर्जा निगम है, ये किस किस से मिलके बना, ये दो जगह REDA, इसका मतलब क्या था, राजस्थान एनर्जी ऊर्जा विकास निगम। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा था अपना
जो आरपीसीएल, राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में हुई और इन दोनों को मिलाकर ही अक्षय ऊर्जा निगम बनाया गया, जो सेज को कंडक्ट करता है। सोलर एनर्जी जो है एंटरप्राइजेज जोन को, सेज को जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। और इसी राजस्थान का जो है अक्षय ऊर्जा में, राजस्थान का जो है अक्षय ऊर्जा में फिलहाल जो है पहला, भारत में पहला स्थान है। और अभी पिछले साल जो है यूएन में पीएम मोदी को जो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला, जो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला, वो किस लिए मिला था? वो इसी कारण मिला था कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनमें जो मोदी का या भारत का जो योगदान था, उसीलिए उसे जो है चैंपियन और अर्थ का अवार्ड मिला। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बढ़ावा देने के लिए जो मोदी को ये चैंपियन ऑफ अर्थ का जो अवार्ड मिला। और राजस्थान का अक्षय ऊर्जा में जो क्या है पहला स्थान है। और उसमें भी जो हमादा क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर और अपना जोधपुर और बाड़मेर, और अगर उनके जो जगह का बात करें तो अपने जैसलमेर का पोखरण, जोधपुर का फलोदी और अपने जो बाड़मेर का बालोतरा क्षेत्र है। ये क्या है? ये चट्टानी क्षेत्र है या पथरीला एरिया है, मिट्टी यहाँ जो जम चुकी है चट्टान के रूप में, तो ये एरिया क्या है बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। और इसी गर्म होने के कारण इनका जो है सोलर एनर्जी में इनकी संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी थार के मरुस्थल के बारे में। अगले पार्ट में फिर थार का मरुस्थल का जो बाकी रह गया वो करेंगे। और ये आज थार के मरुस्थल का जो था पहला पार्ट अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में थार के मरुस्थल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेंगे और इसी तरह बाकी रहे जो तीनों भौगोलिक प्रदेश हैं उनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।